Yes. Riddhi, am I audible? Write in chat box. Yes, okay. सो कल का पहले रिवाइज करते हैं. कल हमने कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट किया है? एस नंबर 3 एंड नाम क्या है उसका? कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्टिविटीज को कितने इसमें डिवाइड किया जाता है? 3 एक्टिविटीज ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. सो ऑपरेटिंग में मेनली क्या आता है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, सो जनरली सेल्स. एंड जो भी एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं उसका जो पेमेंट होता है दैट इज आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग. एंड इनफ्लो अंडर ऑपरेटिंग मतलब फीस रिसीव्ड एंड सेल्स. करेक्ट. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? आउटफ्लो में क्या आएगा? परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेस ऑफ एसेट्स. एंड इनफ्लो में सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इनकम रिसीव्ड. हाँ, तो उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो हमें पर्पस देखना है. सो पर्पस है ट्रेडिंग, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए किया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा. इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा. ठीक है. इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग के अंडर, इनफ्लो. ओके. एंड फाइनेंसिंग थर्ड, उसके एग्जाम्पल्स, इनफ्लो के एग्जाम्पल्स क्या है? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बैंक लोन, कैपिटल रिसीव्ड. ओके. एंड आउटफ्लो के एग्जाम्पल्स, रीपेमेंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन. ड्रॉइंग्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा. हाँ, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के केस में कैपिटल ब्रॉट इन इज इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एंड आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग इज ड्रॉइंग्स. सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के केस में नहीं. परचेस ऑफ डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी तो वो इन्वेस्टिंग झाली ना एक्टिविटी. इशू ऑफ डिबेंचर्स इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो अभी कल होमवर्क में एमसीक्यूज दिए थे. वो एमसीक्यूज पहले देखते हैं एंड देन इलस्ट्रेशंस देखते हैं. सो एमसीक्यूज में आ जाओ. फर्स्ट MCQ, while preparing cash flow statement, conversion of a debt to equity should be shown as financing activity, should be shown as an investing activity, should not be shown as it is non-cash transaction, should not be shown as operating activity. Why? इसका मीनिंग पहले समझा है क्या आपको? कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी. नहीं, हाँ नहीं. एक्चुअली क्या हुआ है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये टॉपिक पहले सीए इंटरमीडिएट सिलेबस में था बट अभी वो फाउंडेशन में गया और आप इंटर में आ गए. सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टॉपिक में है ये. रिडम्पशन का मीनिंग क्या है? रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स. सो डिबेंचर्स को जो रीपेमेंट करना है वो आइदर हम कैश में कर सकते हैं रीपेमेंट, या सेकेंड थिंग इज इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश उनको हम शेयर्स देंगे हमारे. सो डिबेंचर होल्डर्स विल बिकम शेयर होल्डर्स. ओके. सो एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट उनको कैश नहीं मिलेगी, उनको क्या मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे. ठीक है. सो करेक्ट, इट्स नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्योंकि हमने डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया है? शेयर्स दिए है. सो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी है. करेक्ट. कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी, इसमें कैश का आउटफ्लो कुछ नहीं है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. शुड नॉट बी शोन एज इट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन.
yes, next, which of the following would be considered as a cash flow item from an investing activity? कैश आउटफ्लो टू द गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, वो क्या है? ऑपरेटिंग है. कैश आउटफ्लो टू परचेज बॉन्ड्स, हाँ ये इन्वेस्टिंग है, इशूड बाय अनदर कंपनी. कैश आउटफ्लो टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, हाँ. एंड कैश आउटफ्लो टू मेक पेमेंट टू ट्रेड पेएबल्स भी ऑपरेटिंग है. सो इन्वेस्टिंग पूछा है, सो ऑप्शन बी. ऑल द फॉलोइंग would be included in a company's operating activities except income tax payments, collection from customer or cash payment to supplier, dividend payments, office and selling expense. Dividend payment वो क्या है? फाइनेंसिंग है डिविडेंड पेमेंट. फोर्थ, हरि उत्तम अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, तुम्हारा क्वेश्चन मानस, रिसीव्ड 1,50,000 एज प्रीमियम for forward contract entered for the purchase of equity shares. How will you classify this amount in the cash flow statement of the firm? Correct, क्योंकि उसके लिए वो ट्रेडिंग पर्पज के लिए है. लास्ट वन, एज पर AS3 on cash flow statement, cash received by a manufacturing company from sale of shares of ABC Limited should be classified as cash received by manufacturing company from sale of shares of ABC Company Limited. इन्वेस्टिंग, हमने दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था ना. हम कौन है? हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड हमने ABC कंपनी लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था जो अभी हम सेल कर रहे हैं. सो सेल ऑफ शेयर्स बाय सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड. सो दूसरे कंपनी के शेयर्स हम सेल कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग हुआ, एंड खुद के शेयर्स इशू कर रहे हो तो फाइनेंसिंग. करेक्ट, तो इसका आंसर है इन्वेस्टिंग, सी. ठीक है, यस. अभी कल के इलस्ट्रेशन फास्ट रिवाइज करते हैं. 1 to 4 सॉल्व किया था हमने, 1 to 5. यस, सो इलस्ट्रेशन 1 में बाइफर्केशन करना था. लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू सप्लायर्स कौन सा हुआ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग. लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू सब्सिडियरी कंपनीज, इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरी स्मार्ट लिमिटेड, इन्वेस्टिंग. उसके बाद डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग. TDS on interest income earned on investment made, investing. TDS on interest earned on advances given to suppliers, operating. Insurance claim received against loss of fixed assets by fire, investing. Correct. Okay. उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 नहीं किया था ना हमने. 3 में समरी ऑफ कैश दिया था. सो उससे हमें क्या कैलकुलेट करना था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश सेल्स ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग. अभी स्पीड बढ़ना चाहिए. हाँ, ट्रेड कमीशन ऑपरेटिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है ये क्योंकि ये रिसीट साइड है, इन्वेस्टिंग. कैश परचेसेस ऑपरेटिंग, ट्रेड पेएबल्स ऑपरेटिंग, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट मेड इन्वेस्टिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग. सो हमें सिर्फ ऑपरेटिंग का करना था. सो डायरेक्ट मेथड से, सो कैश रिसीव्ड हुई है तो वो इनफ्लो पॉजिटिव फिगर्स दिखाओगे एंड जहां पर पेमेंट्स है वो लेस किया है. एंड अगर अल्टीमेट फिगर निगेटिव आ गई तो हम उसको लिखते हैं यूज्ड, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इलस्ट्रेशन 4 में भी समरी ऑफ कैश अकाउंट दिया है. कैश अकाउंट दिया है तो कौन सी मेथड यूज करनी है? डायरेक्ट मेथड. सो ओपनिंग बैलेंस दिया था, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स ऑपरेटिंग, इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग, सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग, पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग, पेमेंट फॉर पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट. सो उसके लिए पेमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट किया है हमने. पेमेंट फॉर ओवरहेड्स ऑपरेटिंग,
वेजेस एंड सैलरीज ऑपरेटिंग, टैक्सेशन ऑपरेटिंग, डिविडेंड ये क्या होगा, पेड है, ये डिविडेंड पेड है, सो फाइनेंसिंग एंड रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग एंड ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए थे, इसमें हमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट करना था। सो फर्स्ट 3 सीक्वेंस याद है, फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन इन्वेस्टिंग एंड लास्ट में फाइनेंसिंग। सो हेडिंग फॉर्मेट कैसे है, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन का कॉलम एंड फाइनल कैलकुलेशन, फाइनल अमाउंट रुपीज। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर वहाँ पर लिखा, देन यहाँ पर लिखना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस एंड लेस इनकम टैक्स पेड। देन अगर पॉजिटिव फिगर आई है तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन सेकेंड सीक्वेंस में था नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो इन्वेस्टिंग में जहाँ पर भी पेमेंट है ब्रैकेट में लिखा, सो निगेटिव फिगर आई है तो क्या लिखना है, नेट कैश यूज्ड in investing activities, and third one is cash flow from financing activities. So जहाँ पर भी इनफ्लो है पॉजिटिव फिगर एंड पेमेंट जहाँ पर है वो निगेटिव, एंड देन दिस इज निगेटिव, सो नेट कैश यूज लिखा इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड देन तीनों जो फिगर्स आए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, उसकी टोटल ली, वो टोटल पॉजिटिव अगर आई है तो क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज, निगेटिव फिगर आई तो क्या लिखोगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो यहाँ पर पॉजिटिव फिगर आई है इसलिए क्या लिखा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड उसमें इंक्रीज में क्या ऐड करना है आपको, ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है ना। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस ऐड किया, एंड वो ऐड करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आता है। सो हमने इसको टैली करके देखा था ना कल कि 212 क्लोजिंग बैलेंस के साथ टैली हो गया। देन फिफ्थ भी सॉल्व किया था, बाय विच मेथड, डायरेक्ट मेथड। उसमें उन्होंने दिया था कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, तो ये सब कैश सेल्स है। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वाज 30% फॉर द ईयर एंड ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट्स टू 3,82,500। सो इस अमाउंट से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया है, सो 100 के सेल्स हुए तो 30 ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 3,82,500 है तो सेल्स कितने होंगे, ये आए थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12,75,000, मतलब सेल्स जो है कैश सेल्स, जो भी सेल्स है वो सारे क्या है, कैश सेल्स ही है, क्योंकि लाइन क्या दी है, कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, तो ये जो कैश सेल्स हुए हैं वो किसके अंडर लिखना है, ऑपरेटिंग के अंडर। देन ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो देखो यहाँ पर इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग उन्होंने कंपेयर किया है बैलेंस, तो ये इनडायरेक्ट मेथड में लगता है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस मार्क किया, क्योंकि हम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। सो ये जो दो मेथड्स है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, वो कौन से एक्टिविटी के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए एप्लीकेबल है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के लिए ऐसे दो मेथड्स नहीं है, एक ही मेथड है। वेजेस पेड ऑपरेटिंग, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग था, बैंक लोन रीपेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स का उन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग का कंपैरिजन दिया है, सो ये इनडायरेक्ट मेथड में आता है, सो क्रॉस मार्क किया। डायरेक्टली हमने क्या लिया, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेएबल, सो ये ऑपरेटिंग के अंडर आया। टैक्सेस पेड, सो ये पेड की अमाउंट लेनी है ना हमें 65,000, ये प्रोविजन के अमाउंट नहीं ली, और ये कहाँ पर लिखना है, ऑपरेटिंग में। देन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 7 लाख है एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, मतलब टोटल कैश कितनी रिसीव्ड हुई, 7,20,000, एंड ये इन्वेस्टिंग के अंडर लिखा इनफ्लो। डेप्रीसिएशन यहाँ पर नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट मेथड में आता है। देन प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड, इट इज आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग, एंड ये कैश का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है। सो कैश सेल्स and then cash payment for trade payable, wages paid, office and selling expenses paid, then cash generated from operations before taxes, then income tax paid,
एंड देन नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया, देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए, नेट कैश जनरेटेड चाहिए, एंड लास्ट वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, तो वो निगेटिव है तो यहाँ पर नेट कैश यूज्ड आएगा, एंड तीनों की टोटल पॉजिटिव आई इसलिए नेट इंक्रीज लिखा, एंड इंक्रीज में ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग के साथ मैच होना चाहिए, सो ये क्लोजिंग बैलेंस आया। ठीक है, सो यहाँ तक हमने किया था। अभी इलस्ट्रेशन 9 आपको सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन 9 ओपन करो। किया सबने ऊपर? यस, फ्रॉम द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001 in accordance with AS3 revised using the direct method. The company does not have any cash equivalents. So ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, समरी ऑफ कैश। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कहाँ पर जाएगा, ₹1000 है ना, सो आपको भी एग्जाम में ₹1000 लिखना है। फाइनेंसिंग, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स ऑपरेटिंग, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टिंग, पेमेंट टू सप्लायर्स ऑपरेटिंग, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टिंग, overhead expenses, wages and salaries, taxation operating, dividend paid, financing करेक्ट, repayment of bank loan, हाँ, एंड ये क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच होना चाहिए। सो ये सॉल्व करो नोटबुक में। एक्स इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड यूजिंग डायरेक्ट मेथड, 3 कॉलम्स करो। पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा लेस इनकम टैक्स पेड, देन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। यहाँ पर दोनों निगेटिव हैं, सो नेट कैश यूज्ड आया, देन नेट इंक्रीज में ओपनिंग कैश ऐड करके क्लोजिंग आ जाएगा। बिना देख के ट्राई करो, नहीं तो देख के लिखो, कैसे भी चलेगा।
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया क्या कंप्लीट? सो ये सब हमने कौन से मेथड से किए हैं? डायरेक्ट मेथड. नाउ वी विल स्टार्ट विथ इनडायरेक्ट मेथड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया क्या कंप्लीट आपका? चैट बॉक्स में बताओ आप. सो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है? देखो, इनडायरेक्ट मेथड में starting point will be net profit as per profit and loss account. Okay, so starting point will be net profit. As per profit and loss account. So net profit before tax. ओके, क्योंकि टैक्स हम नीचे उसका क्या करते हैं, पेमेंट अलग से दिखाते हैं ना. एंड P&L अकाउंट में जो टैक्स डेबिट हुआ रहता है वो प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है. सो प्रोविजन फॉर टैक्स इज नॉट एक्चुअल कैश पेमेंट, वहां पर सिर्फ हमने प्रोविजन की है. सो अभी मैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इसमें आपको कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है. सो आप P&L अकाउंट इमेजिन करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो मैं आपको कुछ एलिमेंट्स, आइटम्स लिख रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. आप सोचो उसको ऐड करना होगा या लेस करना होगा. ठीक है, मैं लिस्ट लिखती हूँ, ये होने तक मैं लिस्ट लिखती हूँ, ये आवाज बंद होने तक. सो देखो, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट लेना है नेट प्रॉफिट एज पर P&L बिफोर टैक्स. हाँ, सो अगर इन केस आपको क्वेश्चन में ये अमाउंट नहीं दी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड उन्होंने डायरेक्टली फाइनल अमाउंट आपको दी है, ठीक है, ये तो ये जो डिविडेंड पेड है
वो आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया है वो आफ्टर डिविडेंड एंड आफ्टर टैक्स आया हुआ है, वो भी प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये दोनों चीजें आपको ऐड बैक करके आप इस पॉइंट पे आ जाओगे। ओके, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये दिया है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आपका डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। बट कभी कभी वो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देते हैं विच इज आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड आफ्टर डिविडेंड। तो ऐसे दिया है तो दोनों को आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, ये मैंने बताया। अभी इन तीन चीज़ों के बारे में आपको बताना है कि जो नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट करते वक्त हमने डेप्रीसिएशन डेबिट किया है, मतलब माइनस किया है। तो डेप्रीसिएशन इज नॉन कैश आइटम, तो इसका क्या करोगे आप, ऐड बैक करना पड़ेगा। करेक्ट, सो ये ऐड होने वाला है डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट थिंग इज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है सेल ऑफ एसेट। तो उसके ऊपर जो लॉस होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालने वाले हैं। दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए ही दो मेथड्स है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अभी इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट लेंगे बिफोर टैक्स एज पर P&L एंड उसमें एड बैक करके जा रहे हैं जो भी नॉन कैश आइटम्स है। सो डेप्रीसिएशन हमने ऐड बैक किया, देन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी क्या होगा, ऐड बैक होगा। देन इंटरेस्ट पेड जो है वो कौन सी एक्टिविटी के अंडर आता है, इंटरेस्ट पेड। किसको इंटरेस्ट दोगे आप, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आप पे करोगे ना, फाइनेंसिंग। करेक्ट, सो ये भी इस एक्टिविटी का नहीं है। तो आपको एड बैक क्या क्या करना है, नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऐड बैक करने हैं। सो हमने डेप्रीसिएशन को क्यों ऐड बैक किया, क्योंकि वो नॉन कैश है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी क्या है, नॉन कैश है। एंड ये नॉन ऑपरेटिंग है ना, इंटरेस्ट पेड, क्योंकि वो फाइनेंसिंग है इसलिए ऐड बैक कर दिया उसको भी, इंटरेस्ट पेड। अभी यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये कौन सी एक्टिविटी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग। करेक्ट, तो ये ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ये, तो ये इनफ्लो है। तो ये क्या हुआ है, इंक्लूड हुआ है, ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त इसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वो हमने P&L के क्रेडिट साइड को लिखा है। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे ना ये, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। वैसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी क्या है, सेल ऑफ एसेट इज इन्वेस्टिंग, सो नॉन ऑपरेटिंग है ये। ओके, एंड ये डिविडेंड रिसीव्ड भी हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड रिसीव होता है। तो ये तीनों एक्टिविटीज बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है ना तीनों। तो ये तीनों को क्या करना है, लेस करना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड लास्ट वन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, ये सब एडलेस करने के बाद आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी तक हम उसको बोल रहे थे नेट प्रॉफिट, बट नेट प्रॉफिट में आपने क्या एडजस्ट किया, नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट मतलब आइदर ऐड और लेस। सो ये एडलेस करने के बाद जो फिगर आएगी, जो अमाउंट आएगी, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो कैपिटल आप कैसे निकालते हो? कैपिटल का एक अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता होगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, करेक्ट। ठीक है, अभी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो आपको करंट एसेट्स पता है, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आता है? बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस छोड़ के बाकी सारे करंट एसेट्स लेने हैं हमें। सो मैं मेन सिर्फ यहाँ पर कवर कर रही हूँ, एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स। एंड करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? ट्रेड पेएबल्स मतलब बिल्स पेएबल एंड ट्रेड पेएबल्स मतलब बिल्स पेएबल्स एंड क्रेडिटर्स। देन कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो, हाँ, सो एक्सपेंसेस में सब वेजेस, सैलरीज, रेंट पेएबल एंड और एक चीज शॉर्ट टर्म लोन। सो हमारा जो अभी प्रॉफिट आया है वो आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। उसमें जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस मतलब क्या होगा? आइदर इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब एडलेस। सो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आपको एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा डेटर्स। डेटर्स के एग्जाम्पल से हम सीखने वाले हैं करंट एसेट्स की ट्रीटमेंट। सो डेटर्स को जो ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होगी वही ट्रीटमेंट सारे करंट एसेट्स को एप्लीकेबल होती है। फिर करंट लायबिलिटीज को कौन रिप्रेजेंट करेगा? क्रेडिटर्स ना। सो क्रेडिटर्स की जो ट्रीटमेंट होगी वही ट्रीटमेंट आपको बाकी करंट लायबिलिटीज के लिए देनी है। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल्स हो गए 10,000 के, क्रेडिट सेल्स। सो इसकी एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो यहां पर डेटर्स में क्या चेंज हो गया? डेटर्स इंक्रीज हो गए ना। सो ओपनिंग डेटर्स कुछ तो बैलेंस लेते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स। सो ओपनिंग 1 लाख है डेटर्स, तो आफ्टर दिस सेल ट्रांजैक्शन क्लोजिंग डेटर्स कितने बन जाएंगे? 1,10,000। ठीक है, सो देखो 10,000 के हमारे सेल्स बढ़ गए हैं, एंड ये जो सेल्स हमने जो स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, सो नेट प्रॉफिट कैसे आता है? पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर बाय सेल्स है, बाय इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। देन ऑन डेबिट साइड क्या आएगा? टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू परचेसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आपको पता है, वेजेस, फ्रेट, सब। ये सब करने के बाद क्या आता है? टू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, एंड देन ये आगे क्या होता है? ट्रांसफर करते हैं टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हमने ब्रॉट डाउन किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन, एंड देन यहाँ पर बाय इनडायरेक्ट इनकम जो भी रहेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, वो सारे इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को होते हैं। एंड डेबिट साइड को कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। एंड ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलता है नेट प्रॉफिट। सो ये जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट आई है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें वो 10,000 के सेल्स, अभी का जो एग्जाम्पल है वो इंक्लूड है, करेक्ट। बट उस सेल्स की वजह से आपके कैश में कुछ इंक्रीज नहीं हुआ ना, क्योंकि वो सेल हमने क्रेडिट बेसिस पे किए हैं। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्लो हमें आना चाहिए, अगर कैश आ गई तो ही उसको लेना है। सो ये जो 10,000 का इंक्रीज हुआ है डेटर्स में, इसको हमें लेस करना पड़ेगा। क्यों लेस करना है? क्योंकि उसमें इस नेट प्रॉफिट में वो सेल्स, क्रेडिट सेल्स इंक्लूड है 10,000 के, बट कैश तो कुछ इंक्रीज हुआ ही नहीं है, सिर्फ सेल इंक्रीज हुआ है, इसलिए वो इस फिगर में आया है, सेल इंक्रीज हुआ इसलिए। बट कैश में तो कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये जो इंक्लूड किया है वहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो इंक्रीज इन डेटर्स अगर है तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे, ठीक है। सो इंक्रीज इन डेटर्स माइनस करेंगे, तो यहाँ तक आने के बाद इंक्रीज इन डेटर्स। सो डेटर्स क्यों इंक्रीज होंगे बताओ? अगर सेल्स, क्रेडिट सेल्स बढ़ गए तो डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। सिर्फ क्रेडिट सेल बढ़ रहा है बट कैश में कुछ इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं। तो ये जो नेट प्रॉफिट में क्रेडिट सेल्स इंक्लूड किए वो क्या करना है आपको? माइनस करना पड़ेगा। अभी डिक्रीज इन डेटर्स क्यों होगा बताओ? कैश रिसीव्ड हो गई फ्रॉम डेटर्स। सो अभी उस डेटर ने हमें कैश दे दी 10,000 की, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 10,000। तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो गई है, इनफ्लो आ गया है 10,000 का। तो डिक्रीज इन डेटर्स के लिए आप क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है। सो डिक्रीज इन डेटर्स क्या होगा? ऐड होगा। डेटर्स लेस होने के और भी रीजंस होंगे कि बैड डेट्स हुए हैं, क्योंकि बैड डेट्स की एंट्री भी क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, हाँ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये एक रीजन, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। सेकेंड इज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स भी रीजन है ना डेटर्स डिक्रीज होने का, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स टू डेटर्स। अगर हमने डिस्काउंट अलाउ किया डेटर्स को तो क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट टू डेटर्स। ओके, सो ये बैड डेट्स जो है वो नॉन कैश आइटम है, ये जो है नॉन कैश आइटम है। क्यों? क्योंकि रिसीवेबल था, अभी रिसीव नहीं हो रहा है, तो ये नॉन कैश है ना। सो जैसे आपने डेप्रीसिएशन ऐड बैक किया था वैसे ही वहाँ पर बैड डेट्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पर ही। सो डेप्रीसिएशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड। तो बाकी जो रीजंस है, ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी क्या है? नॉन कैश आइटम है। सो नॉन कैश आइटम सारे ऊपर ऐड करने हैं आपको। सो बैड डेट्स की वजह से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वजह से, और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, इन रीजन की वजह से अगर डेटर्स कम हो रहे हैं तो कहाँ पर ऐड करना है? ऊपर, नॉन कैश आइटम्स का जहाँ पर एडजस्टमेंट्स करते हैं वहाँ पर। एंड अगर कैश रिसीव्ड की वजह से डेटर्स लेस हुए हैं तो दैट इज इंक्रीज इन कैश इनफ्लो। तो डिक्रीज इन डेटर्स यहाँ पर क्या करेंगे? आप ऐड करोगे, ठीक है। सो क्रेडिटर्स का लॉजिक ऐसे ही आप लगाओ।
अभी क्रेडिटर्स अगर बढ़ गए, क्रेडिटर्स क्यों बढ़ेंगे, आपने और परचेसेस किए तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 20,000 के हमने परचेसेस किए हैं, क्रेडिट परचेसेस, तो एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। सो यहाँ पर ये जो परचेसेस है वो डेबिट हुआ रहेगा ना। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमने परचेसेस को माइनस किया है, डेबिट किया है मतलब, बट आपका कैश कुछ कम हुआ क्या, कैश आउटफ्लो तो कुछ नहीं हुआ है ना। तो ये जो हमने डेबिट मतलब माइनस किया है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, वो फिर से ऐड करोगे आप, ठीक है। सो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स का रीजन क्या है कि हमने और क्रेडिट परचेसेस किए, तो क्रेडिट परचेसेस की वजह से क्रेडिटर्स बढ़ गए, बट पेमेंट तो कुछ नहीं किया है, सो आउटफ्लो कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो माइनस किया था नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय, तो वो फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा। सो ये ऐड होगा। एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कब होगा, जब आप पेमेंट करोगे क्रेडिटर्स को, तो आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स क्या होगा, आउटफ्लो हो रहा है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। सो सारे करंट एसेट्स एंड सारे करंट लायबिलिटीज के लिए यही लॉजिक आपको लगाना है। सो इसको ऐसे याद मत रखो कि ये करना है तो इंक्रीज इन डेटर्स है तो लेस करना है, एंड डिक्रीज इन डेटर्स है तो ऐड करना है, ऐसे एडलेस याद मत रखो। उसके पीछे का लॉजिक ध्यान में रखो एंड देन समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार लॉजिक देखते हैं। आता मध्येच कुठलं वेगळंच का चाललंय, आधी हे बघ ना। हां हां पण इन्कम टॅक्सची ऍडजस्टमेंट आता चाललीच नाही आपली, आता जे हे चाललंय ते बघ, असं म्हणतीये मी। हां हां नाही, ते मी शिकवेन तेव्हा सांगेन। सो ये एक बार लास्ट रिवाइज करते हैं एंड देन इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करनी है। मानस तुम इधर उधर मत भटको, जो मैं सिखा रही हूँ उसके ऊपर रहोगे तुम, ठीक है। सो जब वो क्वेश्चन आ जाएगा तब वो हम सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो तुम, नंबर? हाँ मग थांब ना, आपण अजून वाचला पण नाहीये प्रश्न। सो इंक्रीज इन डेटर्स का रीजन बताओ। डेटर्स क्यों इंक्रीज होंगे, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब सेल्स बढ़ गए तो नेट प्रॉफिट में वो आ चुके हैं, बट हमें कैश तो कुछ नहीं आई, इसलिए उसको क्या करना है, लेस करना है। जो इंक्लूड हुआ है क्रेडिट सेल्स नेट प्रॉफिट में, उसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि कैश रिसीव नहीं हुई है। डिक्रीज इन डेटर्स कब होंगे, जब कैश रिसीव होंगी फ्रॉम डेटर्स, एंड अगर वो बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये रीजन है तो वो नॉन कैश आइटम है, वो हम ऊपर ही ऐड करेंगे। एंड बाकी जो डिक्रीज इन डेटर्स है उसका रीजन क्या होगा, उनसे कैश रिसीव हुई है, उसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू डेटर्स। सो कैश रिसीव हुई इसलिए हमने क्या किया, उसको ऐड किया। नाउ इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्यों इंक्रीज होंगे, बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेसेस। सो परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को आता है, मतलब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त वो माइनस किया है अमाउंट हमने, बट कैश आउटफ्लो तो एक्चुअल कुछ हुआ नहीं क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे परचेसेस हुए हैं। सो जो माइनस हुआ था वो ऐड बैक करना पड़ेगा। सो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐड करेंगे, एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर्स कब कम होंगे, जब हम पेमेंट करेंगे उनको। सो पेमेंट मतलब आउटफ्लो हुआ, सो लेस करेंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स लेस होगा। अभी आपको मैं पहले फॉर्मेट दिखाती हूँ, फॉर्मेट पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले उन्होंने इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट दिया हुआ है।
पेज नंबर 11.82 पे। सो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये प्रो फॉर्मा ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो ये नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, बिफोर टैक्स ना, एंड फिर उसमें एडलेस क्या करना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब ऐड होगा, एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस होंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। सो ये करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स, देन कैश फ्रॉम ऑपरेशन। सो ये अमाउंट आने के बाद इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस करना है, सो इंक्रीज इन डेटर्स ना मतलब, एंड डिक्रीज इन डेटर्स कब होंगे, जब उनसे कैश रिसीव होंगी, तो वो ऐड करना है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, परचेसेस जो दिखाए थे वो ऐड बैक करना है, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स लायबिलिटीज कम हो गए, पेमेंट किया इसलिए लायबिलिटी कम हो जाती है, सो पेमेंट है इसलिए माइनस करना है। अभी इलस्ट्रेशन 6 डिस्कस करते हैं पहले एंड देन सॉल्व करते हैं। So RAN Limited provides you the following information for the year ended 31st March 2001 and question की लाइन लास्ट लाइन में है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। सो उन्होंने स्टार्टिंग में दिया है हमें सेल्स, देन डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट, ये सब करके ही डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए हैं। देन ये प्रॉफिट आया, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन 37,000। सो डेप्रीसिएशन क्या करोगे, ऐड, करेक्ट, एंड देन अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस दिए हैं, इनकम टैक्स, एंड ये नेट प्रॉफिट है। सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, हाँ, एंड इसमें आप ऐड बैक कर रहे हो डेप्रीसिएशन। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड कौन सा है, कौन सा एक्टिविटी के अंडर आता है ये इंटरेस्ट पेड, सो ये लेस किया है ना उन्होंने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ये कौन सी एक्टिविटी हुई, इन्वेस्टिंग, सो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, सो ये लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये इंक्लूड किया है ना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, तो ये लेस करोगे। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सी एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग, और ये इंक्लूड किया है अमाउंट, तो वो रिमूव करना पड़ेगा मतलब माइनस। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट अगेन इन्वेस्टिंग है, सो ये क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक, जो लॉस डेबिट हो चुका है, लेस हो चुका है, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन इनकम टैक्स पेड वो अलग से दिखाएंगे। अभी बाकी इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या क्या दी है देखो, प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट दी है, देन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिया है। सो सीए फाउंडेशन में डेप्रीसिएशन के 2 जर्नल एंट्रीज थे, एक था डेप्रीसिएशन टू फिक्स एसेट एंड दूसरा डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। सो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का ही दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। सो इस दूसरे जर्नल एंट्री में डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट होता है नॉर्मल, जैसे फर्स्ट एंट्री में जो 11 से हम सीखते हैं डेप्रीसिएशन टू फिक्स एसेट। सेकेंड एंट्री में फिक्स एसेट क्रेडिट करने की जगह कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। उसके नाम में ही है कि अभी तक का डेप्रीसिएशन क्या हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है। सो ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है जो नॉर्मल P&L को डेबिट होगा, ओके, एंड ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। सो ये ओपनिंग का दिया है उन्होंने एंड दिस इज क्लोजिंग, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा,
करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। सो एक बार कैलकुलेट करो वो। हाँ, 1,03,000 माइनस 68,000, 35,000 ना। हाँ ओके, एंड यहाँ पर 37 है, सो 2,000 और एक एसेट का होगा। कुठे? हाँ हाँ, विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ 2,000। हाँ, सो ये 35,000 वो आया, एंड जो एसेट सेल हुआ है ना, ये सेल हुआ है एसेट, उसके ऊपर का 2,000 डेप्रीसिएशन था। वो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में क्यों नहीं आया है? क्योंकि वो एसेट सेल हुआ है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से भी वो निकाल देते हैं। ठीक है, उसकी एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं हम, एंड एसेट को क्रेडिट करते हैं। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को हमेशा क्रेडिट होते रहता है, हमेशा क्रेडिट ही होगा ना उसको, क्योंकि हर साल एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एंड जब सेल होगा तब बैंक अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को अभी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, इसलिए वो 2,000 से कम हो गया है। यहाँ पर 35,000 आया, सो 2,000 यहाँ पर डेबिट हुआ रहेगा एंड टू एसेट। ठीक है, ओके। सो इसका मेनली पर्पस है डेप्रीसिएशन के लिए, एंड एसेट में भी परचेस किया हुआ है ना एसेट। सो ये डिफरेंस चेक करो कितना है, 7,15,000 माइनस 5,05,000, 2,10,000। हाँ, बट उसके डिटेल्स यहाँ पर दिए, देखो कि 1,20,000 का ही एसेट परचेस किया है। ओके, एंड ये जो 1 लाख है, इशूड 1 लाख ऑफ द बॉन्ड्स एट द फेस वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर प्लांट एसेट ऑन 31 मार्च 2001। सो यहाँ पर हमने बॉन्ड्स इशू किए हैं, बट उसके बदले में हमें प्लांट रिसीव हुआ है 1 लाख का, तो ये एक्चुअल परचेस किया, उसके लिए कैश पेमेंट हुआ है। सो ये 1,20,000 प्लस ये 1 लाख कितना हुआ? 2,20,000 हो गया ये दोनों परचेस का, एंड ये सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000, सो ये माइनस किया, सो ये 1,20,000 जो हमने परचेस किया है एसेट बाय मेकिंग कैश पेमेंट। देन ये जो एसेट परचेस किया बट उनको पेमेंट कैश नहीं किया है, उनको क्या इशू किए हैं? बॉन्ड्स इशू किए हैं। सो वो एसेट कितने का था? 1 लाख का, एंड ये एसेट कॉस्ट 10,000 का हमने सेल किया, सोल्ड प्लांट एसेट्स दैट कॉस्ट 10,000, तो ये क्या होगा? लेस। तो ये फिगर आ रही है क्या? 1 लाख 2,10,000। ओके, तो ऐसे वो 2,10,000 का इंक्रीज है प्लांट में, ओरिजिनल कॉस्ट में। नाउ इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए किए थे हमने, पहले ओपनिंग में 1,27,000 है एंड क्लोजिंग में 1,15,000, सो डिफरेंस चेक करो। $12,000। सो यहाँ पर दिया है सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 1,02,000, दीज इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट 90,000 एंड परचेस्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 78,000। हाँ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में, करेक्ट। सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,02,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर जाएगा। ठीक है, एंड ये ओपनिंग क्लोजिंग का कैसे कैलकुलेशन है? देखो, ओपनिंग 1,27,000 है,
उसमें जो परचेस किए इन्वेस्टमेंट्स वो ऐड करो एंड जो सेल किए उसकी कॉस्ट लेस करो एंड क्लोजिंग पे आ रहे हो क्या चेक करो. सो ओपनिंग लो कैलकुलेटर पे 1,27,000 ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स, परचेसेस किए हैं वो ऐड करो प्लस 78,000. देन जो सेल किया है उसकी कॉस्ट लेनी पड़ेगी, हाँ सेलिंग वैल्यू नहीं. सो कॉस्ट 90,000 माइनस करो. सो 1,15,000 क्लोजिंग आ गया हमारा. ठीक है. इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ है. सो इन्वेंट्री में इंक्रीज कब होगा? जब हम परचेस करेंगे. सो ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इट्स अ पार्ट ऑफ करंट एसेट ना. तो अगर इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ है तो आप हर करंट एसेट को डेटर्स से रिप्रेजेंट करो. डेटर्स का ही लॉजिक सबको लगाओ तो वो इजी जाएगा. हाँ ऑपरेटिंग में ही करना है बट ऐड करना है या लेस करना है वो देखना है ना. करेक्ट. सो लेस होगा. ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए हैं, पहले 55,000 थे अभी 47 हो गए हैं. सो डेटर्स कम हुए मतलब कैश रिसीव हुई ना, हमें कैश टू डेटर्स एंट्री होती है ना. तो इनफ्लो हुआ मतलब क्या करना पड़ेगा? ऐड. इनफ्लो हुआ ना प्लस. हाँ एंड कैश का ये ओपनिंग क्लोजिंग हमें मैच करना है एंड में. कैश एट द बिगिनिंग एंड कैश एट द एंड. प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग में 5,000 थे एंड क्लोजिंग में 1,000 हो गए. सो इसकी जर्नल एंट्री बताती हूँ कि लास्ट ईयर प्रीपेड था वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है. करेक्ट. तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट इमेजिन करो. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में ये एसेट साइड को दिख रहा है, प्रीपेड है. लास्ट ईयर उसको हम प्रीपेड बोल रहे थे. करंट ईयर का वो एक्सपेंसेस है. तो एंट्री क्या हुई रहेगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000. इसलिए तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 से कम हुए हैं ना. ओपनिंग में 5,000 थे एंड क्लोजिंग में 1,000 है. सो 4,000 से आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो गए हैं. करेक्ट. सो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हुआ. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ये एक्सपेंस डेबिट हुए हैं, माइनस किया गया है बट कैश आउटफ्लो तो कुछ हुआ नहीं है. तो जो माइनस किया है उसको फिर से एड बैक करना पड़ेगा. सो यहाँ पर ऐड होंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस. सो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड होंगे. समझ में आ गया लॉजिक इसका. एंड प्रीपेड एक्सपेंस अगर और बढ़ जाते, पहले ओपनिंग में 5,000 है एंड क्लोजिंग में 7,000 हो गए, मतलब 2,000 के और पेमेंट्स किए ना आपने फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब आउटफ्लो हुआ, तो फिर आप लेस करते. ठीक है. एंड यहाँ पर एक्सपेंस वो लास्ट ईयर ही प्रीपेड थे, करंट ईयर को हमने सिर्फ उसको ट्रांसफर किया, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट से एक्सपेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया. सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस एंट्री हुई. एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया है P&L को. सो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त वो माइनस हो चुका है बट आउटफ्लो कुछ नहीं है तो उसको एड बैक कर दिया. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइटम इज शेयर कैपिटल. बढ़ गया है शेयर कैपिटल, मतलब इशू ऑफ शेयर्स है ना. सो वो फाइनेंसिंग के अंडर आएगा. ठीक है. फाइनेंसिंग के अंडर क्या? इनफ्लो. रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ गए हैं 8,000 से. सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट देखो, ये 16,000 है ना नेट प्रॉफिट. ओके. बट यहाँ पर सिर्फ 8,000 का ही इंक्रीज हुआ क्योंकि पेड कैश डिविडेंड 8,000. सो जो नेट प्रॉफिट आया था 16,000 उसमें से 8,000 डिविडेंड पे कर दिया एंड बाकी का 8,000 रिजर्व सरप्लस में गया. ठीक है. सो यहाँ पर इंक्रीज से 8,000 का दिख रहा है.
देन बॉन्ड्स, हमने बॉन्ड्स इशू किए हैं 50,000 के, यहाँ पर था ना इशू ऑफ बॉन्ड्स, 1 लाख के बॉन्ड्स इशू किए हैं एंड 50,000 के रीपे किए हैं. सो पहले 1 लाख से इंक्रीज हुआ एंड रीपे के 50,000 से माइनस हुआ. सो इशू ऑफ बॉन्ड्स कौन से एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग. बॉन्ड्स दिए, बॉन्ड्स देना मतलब डिबेंचर्स जैसे ही होता है वो. सो इशू ऑफ डिबेंचर्स जैसे ही इशू ऑफ बॉन्ड्स. सो फाइनेंसिंग एंड पेमेंट रिसीव हुआ हमें. ट्रेड पेएबल्स बढ़ गए. हाँ बट ऐड या लेस. हाँ करेक्ट. ट्रेड पेएबल्स अगर कम हो जाते तो आपने पेमेंट किया है मतलब आउटफ्लो हुआ. यहाँ पर बढ़ गए मतलब परचेसेस. हाँ परचेसेस बढ़ गए ना. क्रेडिट परचेसेस की वजह से क्रेडिटर्स बढ़ते हैं. परचेसेस डेबिट हो गए हैं. सो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त वो माइनस हुए थे बट पेमेंट नहीं किया है तो एड बैक. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज भी बढ़ गए हैं. सो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. सो एड बैक करना पड़ेगा. ये लेस किया रहेगा ना एक्सपेंसेस. अगर ये कम हो जाते लायबिलिटीज तो हमने पेमेंट किया है तो वो माइनस हो जाता. एंड इनकम टैक्स पेएबल ओपनिंग में 5,000 है. करंट ईयर का इनकम टैक्स का प्रोविजन है 7,000. सो 5,000 प्लस 7,000 12,000 एंड 3,000 का अभी भी पेएबल है मतलब 9,000 ही पे किया है. सो इनकम टैक्स पेड होगा 9,000 एंड ये प्रोविजन है. इसके सामने लिखो इनकम टैक्स की प्रोविजन करते हैं यहाँ पर हम. सो ये एड बैक होगा हाँ नॉन कैश आइटम्स में. सो आइदर हम यही स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि दिस इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना. तो अगर किसी ने यहाँ से ही स्टार्ट किया तो उसको एड बैक नहीं करना पड़ेगा. किसी ने यहाँ से स्टार्ट किया तो उसको 7,000 एड बैक करने पड़ेंगे. अभी एडजस्टमेंट्स का बताओ. परचेस इन्वेस्टमेंट्स फॉर 78,000 तो ये इन्वेस्टिंग के अंडर जाएगा आउटफ्लो. हाँ सो लेस लिखती हूँ. Then sold investments for 1,02,000. These investments cost 90,000. So हमें सिर्फ सेल का देखना है ना, इनफ्लो देखना है. सो इन्वेस्टिंग के अंडर ऐड होगा क्योंकि ये इनफ्लो है. परचेस प्लांट एसेट फॉर 1,20,000. प्लांट परचेस किया, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग करेक्ट. एंड आउटफ्लो है माइनस होगा. सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000 with accumulated depreciation of 2,000. so उसका WDV आ गया 8,000. 10,000 माइनस accumulated depreciation करके WDV, उसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं ना. एंड सोल्ड फॉर 5,000. सो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सी फिगर इंपॉर्टेंट है? हाँ सेल ऑफ. हाँ सो सेल ऑफ प्लांट 5,000 कौन से एक्टिविटी के अंडर आएगा? इन्वेस्टिंग. एंड आपका जो बुक वैल्यू था प्लांट का वो था 8,000 एंड आपने सेल किया है 5,000 को तो आपको 3,000 का लॉस हुआ है. सो यही है वो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 3,000. सो वो हम एड बैक करने वाले हैं. देन इशूड 1 लाख ऑफ बॉन्ड्स एट द फेस वैल्यू in exchange for plant asset on 31st March 2001. सो हमने बॉन्ड्स इशू किए एंड उसके बदले में हमें प्लांट मिला 1 लाख का. तो उसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं हुआ है तो ये कुछ नहीं, इसकी नोट लिखेंगे. सो सिर्फ वहां पर लिखो नोट. देन रीपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड्स एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी. सो बॉन्ड्स रीपे किए हैं 50,000 के. सो बॉन्ड्स इशू करते वक्त डिबेंचर्स इशू जैसे ही बॉन्ड्स इशू होता है. सो पैसे रिसीव किए फ्रॉम बॉन्ड होल्डर्स. सो अभी रीपे करते वक्त
आउटफ्लो हुआ अंडर फाइनेंसिंग, करेक्ट। देन इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इशू ऑफ शेयर्स कहाँ पर आएगा? इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग। सो आपका शेयर कैपिटल 1,50,000 से इंक्रीज हुआ है क्या? चेक करो। 3,15,000 प्लस 1,50,000 शेयर्स इशू किए ना, तो 4,65,000 हो गया क्लोजिंग। एंड पेड कैश डिविडेंड। डिविडेंड पेड कौन से एक्टिविटी के अंडर आएगा? फाइनेंसिंग, करेक्ट। सो 3 कॉलम्स का फॉर्मेट ड्रॉ करो पूरे पेज पे, एंड तीनों एक्टिविटीज का हमें साइमल्टेनियसली करना है। सो हाफ पेज फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड रिमेनिंग हाफ में 1/4 इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के लिए रखो। नहीं तो हाँ, इसमें बहुत है ऑपरेटिंग के लिए, तो एक काम करो, पूरा फर्स्ट पेज ऑपरेटिंग के लिए रखो एंड सेकेंड पेज पे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग हाफ हाफ करो। 2 पेज पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। आपको नोटबुक को पेज नंबरिंग करना है। नोटबुक को पेज नंबरिंग करोगे, फॉर एग्जाम्पल आज का पेज नंबर 5 है, तो पेज नंबर जो नोटबुक का है वो आप टेक्स्ट बुक में लिखोगे एंड टेक्स्ट बुक का पेज नंबर नोटबुक में लिखोगे। सो हम क्रॉस रेफरेंसिंग देने वाले हैं पेज नंबर का। उससे क्या होगा, जब आपको रिवीजन करनी है, घर पे सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है, आप इमीडिएटली उस पेज पे आ जाओगे ना। अगर नंबर लिखा है तो, नंबर नहीं है तो ढूंढने में ही टाइम जाएगा। सो आज की डेट है 13 अगस्त 24। इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर क्या है? 11.93 पे आंसर है। 92 लिखो, 91 लिखो। 91 पे स्टार्ट हो रहा है ना क्वेश्चन। सवय झाली ना? डायरेक्ट मेथड लिहिलंय? हा, मग ती नाही येणार त्यामुळे ना, ती नाही येणार एक्झाम मध्ये। हो, इन द बुक्स ऑफ रॅन लिमिटेड कॅश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द इयर एंडेड, March 31, 2001, 20x1 particulars rupees. फर्स्ट पेज पे पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए रखो। हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड सेकेंड पेज का हाफ हाफ करो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ये सो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही स्टार्ट करेंगे ना डायरेक्टली 23,000. सो लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनर कॉलम में 23,000. डायरेक्ट मेथड म्हणजे फाउंडेशन लेवल आहे. नुसतं कॅश अकाउंट दिलेलं असतं समरी और सिर्फ कॅश सेल्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स. हाँ हो, अभी इंटर लेवल फील होगा ना आपको. सो एक काम करो, स्टार्ट होने से पहले ये 1 to 8 एडजस्टमेंट्स है ना, वो हम नंबरिंग ऊपर लिखेंगे. सो जब हम सॉल्व करेंगे एंड उसके सामने एडजस्टमेंट नंबर है तो कुछ तो एडजस्टमेंट है, मतलब फिर पढ़ना पड़ेगा हमें. कुछ भी नंबर नहीं लिखा है उसके सामने तो डायरेक्टली अमाउंट आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख सकते हो. सो परचेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड सोल्ड इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट्स के सामने जाओ एंड 1 and 2 नंबर लिखो. वहाँ पर 1 and 2 नंबर की एडजस्टमेंट हमें कंसिडर करनी है फॉर इन्वेस्टमेंट्स. लिखा इन्वेस्टमेंट्स के सामने. थर्ड इज रिलेटेड टू प्लांट, फोर्थ इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्लांट, फिफ्थ इज रिलेटेड टू बॉन्ड्स एंड प्लांट ना. सो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ प्लांट के सामने लिखो. थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लांट के सामने. बॉन्ड के सामने भी फिफ्थ लिखो एंड 6 भी है ना रीपेड, बॉन्ड रीपेड 5 and 6. 7 इशू ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल के सामने लिखो 7 एंड 8. पेड कैश डिविडेंड वो आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने लिख दो 8. ओके. सो अभी एक एक आइटम स्टार्टिंग से देखते हैं. सो ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया हमने 23,000 डायरेक्टली बिफोर टैक्स ही लिया है. अभी ये जो डेप्रीसिएशन इंक्लूड है वो ऐड बैक करना है ना. सो लिखो ऐड डेप्रीसिएशन 37,000. देन नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे 23,000. वो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर है तो वो यहाँ पर ऐड बैक करोगे. सो 23,000 ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड. ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड एंड इमीडिएटली आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर उसको लेस करके दिखाना है. सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाओ एंड लिखो इंटरेस्ट पेड ब्रैकेट में 23,000. ओके. सो ये साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, यही ऑप्शन है. सो इंटरेस्ट पेड का हो गया. नेक्स्ट कौन सा है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड. तो यहाँ से लेस करोगे ऑपरेटिंग से एंड इन्वेस्टिंग के अंडर दिखाओगे 6,000. सो लिखो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड लेस इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड 6,000. लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000 एंड इन्वेस्टिंग के अंडर इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000. नेक्स्ट
गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये माइनस करना है ना 12,000, सो सिर्फ माइनस आएगा क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंडर डायरेक्टली हम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दिखाने वाले हैं, तो ये यहाँ पर सिर्फ माइनस होगा, लेस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। इन्वेस्टिंग के अंडर कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टिंग में हम डायरेक्टली सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाने वाले हैं, सेल के अमाउंट में ही प्रॉफिट की अमाउंट इंक्लूड रहेगी ना। देन लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये एड बैक करना पड़ेगा, एंड इन्वेस्टिंग में नहीं दिखाना है क्योंकि सेल ऑफ प्लांट के केस में वो लॉस माइनस ओके, मतलब सेल की अमाउंट जो है उतनी ही आएगी, सो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एड बैक करो ऑपरेटिंग में। Add loss on sale of land 3,000. Next, इनकम टैक्स लेना नहीं है क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट ही बिफोर टैक्स लिया है। नाउ इंफॉर्मेशन अवेलेबल अभी प्लांट के केस में, सो ये 5,05,000 का 7,15,000 हुआ है, सो एडजस्टमेंट नंबर 3, 4, 5 देखो, 3 में परचेस ऑफ प्लांट है 1,20,000, तो वो कहाँ पर लिखना है, इन्वेस्टिंग के अंडर लिखो, इन्वेस्टिंग के अंडर परचेस ऑफ प्लांट एंड ब्रैकेट में लिखो 1,20,000, ब्रैकेट में 1,20,000। नेक्स्ट, थर्ड होने के बाद फोर्थ, सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000 विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000 फॉर 5,000, सो सेल ऑफ प्लांट एसेट 5,000 इन्वेस्टिंग के अंडर एंड इनफ्लो है, हाँ, सो ब्रैकेट मत डालो, सेल ऑफ प्लांट एसेट 5,000। नेक्स्ट 3, 4 एंड 5 के लिए हमें नोट लिखना है, सो स्टेटमेंट के नीचे लिखो नोट, issue of bonds for purchase of asset does not involve cash flow, so it will not be recorded in it will not be recorded in cash flow statement. इसको भी हाफ मार्क होता है, हाँ, सो आपने रीजन लिखा ना कि क्यों वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। सो ये लॉ नहीं है तो आप आपके लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अ नॉन कैश आइटम सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, इट डज नॉट इन्वॉल्व कैश फ्लो, ठीक है। सो 3, 4, 5 तीनों का आपने इफेक्ट दे दिया। डेप्रीसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में जो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है वो ऑलरेडी हमने ऐड बैक किया है, सो प्लांट रिलेटेड सब हो गया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका लिखकर हो गया है क्या नोट? प्लान के बाद इन्वेस्टमेंट्स, उसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड रेफर करना है आपको एडजस्टमेंट। फर्स्ट में परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 78,000 इन्वेस्टिंग के अंडर लिखो, ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा ना 78,000 परचेस ऑफ
इन्वेस्टमेंट्स 78,000 ब्रैकेट में, एंड देन नेक्स्ट सेकेंड नंबर की एडजस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,02,000। ये ब्रैकेट में नहीं आएगा क्योंकि इनफ्लो है ना 1,02,000। सो इन्वेस्टमेंट्स का हो गया। नाउ इन्वेंट्री बढ़ गई है, सो हमने पेमेंट किया रहेगा ना, सो 34,000। सो ये सब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा अभी। सो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करो यहाँ पर जो अमाउंट आ रही है, एंड उसको लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। yes. 23,000 plus 37,000 plus 23,000 minus 18,000 plus 3,000 68,000। एंड देन लिखो अभी चेंजेस एक एक। इंक्रीज इन इन्वेंट्री वो लेस करना है ना, सो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। एक काम करो, इसको रब करके इनर कॉलम में लिखो। हम आउटर में डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं, कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 68,000 को इनर कॉलम में ही लिखना है हमें। इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस करेंगे 34,000। देन ट्रेड रिसीवेबल्स लेस हो गए ना, कितने से लेस हुए हैं, 8,000 से। मतलब कैश रिसीव हुई है, कैश टू डेटर्स एंट्री होती है ना, तो इनफ्लो है। सो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 8,000। पॉजिटिव फिगर लिखो, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट कैश को तो हमें टैली करना है एंड में। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 का 1,000 हुआ है, सो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 की एंट्री हुई है। एक्सपेंस मतलब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमने डेबिट किया था, बट पेमेंट हुआ ही नहीं है तो एड बैक करना पड़ेगा। सो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000। पॉजिटिव लिखो। Decrease in prepaid expenses. Next, share capital एडजस्टमेंट नंबर 7, 1,50,000 के इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर दिखाओ। पॉजिटिव फिगर है, इशू ऑफ शेयर्स 1,50,000। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में 8,000 का इंक्रीज हुआ है। 1,32,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग है 1,40,000। सो 8,000 का इंक्रीज है, बट हमने प्रॉफिट में देखा 16,000 का ही प्रॉफिट हुआ है। तो 8,000 का क्या पे किया है, डिविडेंड पे किया है हमने। उसके सामने लिखा है ना एडजस्टमेंट नंबर 8, देखो डिविडेंड पेड है 8,000। सो 16,000 से 8,000 डिविडेंड पे किया, एंड बाकी का 8,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड किया है।
सो ये जो डिविडेंड पेड है वो फाइनेंसिंग के अंडर जाएगा ना, आउटफ्लो। सो फाइनेंसिंग के अंडर लिखो डिविडेंड पेड 8,000। नेक्स्ट रिजर्व सरप्लस तक हो गया है। हाँ, बॉन्ड्स के लिए 5 एंड 6 नंबर है, तो 5 के लिए तो हमने नोट लिखी है। हाँ, एंड रीपे किए हैं बॉन्ड्स, वो फाइनेंसिंग के अंडर आउटफ्लो हो जाएगा। सो लिखो रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स फाइनेंसिंग के अंडर 50,000। रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स फाइनेंसिंग के अंडर 50,000। देन नेक्स्ट ट्रेड पेएबल्स 7,000 से इंक्रीज हुए हैं। सो क्रेडिट परचेसेस की वजह से क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, बट हमने पेमेंट नहीं किया है, तो ये क्या करना है, एड बैक करना है 7,000। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 7,000 पॉजिटिव। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज भी बढ़ गए ना 3,000 से, तो सेम एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने एंट्री की रहेगी। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्या है, मतलब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त वो माइनस हुआ है, वो एड बैक करना पड़ेगा। सो 3,000 ऐड करो। सो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज के बाद क्या है, इनकम टैक्स पेएबल। ओके, सो 5,000 ओपनिंग था, 7,000 की प्रोविजन थी, 12,000 एंड 3,000 बाकी है अभी भी, मतलब 9,000 पे किया है। सो यहाँ पर एंड में आएगा, यहाँ पर लिखो इनकम टैक्स पेड, जस्ट 1 लाइन ऊपर, इनकम यहाँ पर लेस इनकम टैक्स पेड 9,000। उसका वर्किंग आप नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नीचे दिखाओ, वर्किंग नोट नंबर 1 इनकम टैक्स पेड। सो ओपनिंग इनकम टैक्स पेएबल 5,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स provision is 7,000. So total 12,000 minus closing income tax payable. $3,000. So 9,000 is income tax paid. एक बार एडजस्टमेंट सारे हो गए ना, चेक करते हैं।
सबका नंबरिंग किया ही है ना, तो हो गए हैं। सो अभी जो प्रॉफिट आएगा उसको लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नहीं दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सो ये करो कैलकुलेट, 68,000 माइनस 34,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, 56,000 एंड माइनस 9,000, 47,000 अभी आउटर कॉलम में लिख सकते हो। दिस इज नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यस, इन्वेस्टिंग का करो कैलकुलेट, 6,000 माइनस 1,20,000 प्लस 5,000 माइनस 78,000 प्लस 1,02,000, 85,000 यूज्ड, करेक्ट, निगेटिव आया ना। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग 23, पहले 1,50,000 माइनस 51 लाख, $69,000 हाँ, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यस, तीनों को एडिशन करके ओके हाँ, so this is net increase in cash and cash equivalent. Opening is 15,000. So 46,000 will be closing cash and cash equivalent. ओके, अभी होमवर्क बताती हूँ क्या है। इलस्ट्रेशन 8 में क्या दिया है देखो, प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st March 2001 in accordance with AS3, make necessary assumptions. Ms. Jyoti of Star Oils Limited has collected the following information for the preparation of cash flow statement. So ये net profit है in lakhs, dividend paid, provision for income tax, तो आपको उस net profit को assume करना पड़ेगा ना, वो आफ्टर टैक्स ही होगा ना।
हाँ, सो आफ्टर टैक्स है, सो उसमें आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करोगे ना। हाँ, डिविडेंड पेड भी ऐड, डिविडेंड पेड नहीं ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो टैक्स के बाद आता है। ओके, सो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया है सिर्फ 5000। ठीक है, डिविडेंड पेड डायरेक्टली डिडक्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, 25 में 5000 ऐड करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको मिल जाएगा। एंड इनकम टैक्स पेड, ये पेड में अमाउंट लिखनी है 4248 यहाँ पर। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है ना, उसके नीचे। देन नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एड बैक होगा। हाँ, कहाँ पर एड बैक होगा, नॉन कैश आइटम्स, हाँ, ऑपरेटिंग में। एंड ये बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड दिया है, सो सेल ऑफ एसेट कहाँ पर, इन्वेस्टिंग, इनफ्लो, बट अमाउंट कितना लिखोगे, सेल वैल्यू नहीं दी है आपको। प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लॉस हुआ है ना, सो लॉस आपको लेस करना पड़ेगा ना। सो सेल वैल्यू क्या आ गई, 145, 185 बुक वैल्यू है, बट आपने सेल कितने को किया है, 145। हाँ, बुक वैल्यू 185 है, बुक वैल्यू से लॉस आप क्या करोगे, लेस करोगे 40 का, सो 145 विल बी द सेल वैल्यू। सो वो 145 लेनी है आपको सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग के अंडर। डेप्रीसिएशन चार्ज टू P&L, ये क्या करना है, एड बैक। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस, करेक्ट। देन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कैरिंग अमाउंट इज बुक वैल्यू। हाँ, जैसे यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ एसेट दिया था, सो प्रॉफिट, हाँ करेक्ट करेक्ट, सो 27,775 इज कैरिंग अमाउंट, मतलब ही बुक वैल्यू, एंड उसमें ये ऐड करोगे ना 100 प्रॉफिट, हाँ सॉरी 27,865, ओके, वो तुम सेल अमाउंट बता रहे हो, ठीक है। सो वो इन्वेस्टिंग के अंडर इनफ्लो हो गया। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टिंग के अंडर दिखाओगे, एंड लेस फ्रॉम ऑपरेटिंग, करेक्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इनडायरेक्ट मेथड है ना ये, सो ऑपरेटिंग में एड बैक होगा, एंड लेस कहाँ से होगा, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग ना, सो फाइनेंसिंग में लेस, सॉरी फाइनेंसिंग में ये लेस होगा। हाँ, सो ये सिर्फ आपको ऐड करना है ऑपरेटिंग में। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड में जब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आप ऐड करते हो तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाता है ना पूरे साल का, सो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो ऐड बैक करोगे ऑपरेटिंग में, एंड इंटरेस्ट पेड इज एक्चुअली जो पे किया है वो फाइनेंसिंग के अंडर लेस होगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सो यहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का नहीं दिया है, डायरेक्टली इतना इंक्रीज हो गया। हाँ, सो वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, मतलब ऐड होगा ना ये, हाँ, एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। सो एक काम करो, इसको डेटर्स से रिप्रेजेंट करो। सो डेटर्स में इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट सेल्स की वजह से इंक्रीज होता है, तो हम लेस करते हैं, लेस होगा, सॉरी ये लेस होगा, ठीक है। सो ये लेस करना है। परचेस ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम, हाँ, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टिंग। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप कुछ तो बिल्डिंग, हाँ,
वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एंड वो इन प्रोग्रेस है. हाँ. प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन एरियर्स, इशू ऑफ शेयर्स. हाँ. फाइनेंसिंग में इनफ्लो है, सो एड. रिसीट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स, आप कैपिटल. हाँ, एड इन इन्वेस्टिंग, करेक्ट. प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग में. हाँ. एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी. हाँ. एंड देन ओपनिंग क्लोजिंग दिया है. ठीक है. सो ये इनडायरेक्ट मेथड से आपको करना है. हाँ. ठीक है. देख के सॉल्व किया तो भी चलेगा या बिना देख के सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस है तो. सो इलस्ट्रेशन 8 आज का होमवर्क है. ओके. यस. येस. आता आपण बघूया. मानस तुझं काय ह्याचा प्रॉब्लेम आहे. ओके. ऑनलाईन स्टुडंट्सचं काय आहे. मॅम तुमचा तरी माईक ऑन आहे, प्लीज ते म्यूट करता. ओके. सो रिद्धी मी आजच लेक्चर अपलोड करते यूट्यूबवरती. सो जे काय मिस झालंय ते यूट्यूबवरचा व्हिडिओ बघा. लिंक मी लगेच ग्रुपवर शेअर करते. ठीक है. मैं लगेच वीडियो अपलोड करती है यूट्यूब पर. यस. ओके. कल मिलते हैं 2:15 को. यस, विथ योर होमवर्क इलस्ट्रेशन 8. बाय बाय.